सुनने वाले सभी सखियों को, सखाओं को और मंजरी वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। दीपा, तुमको और साथ साथ हमारे सुनने वाले सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और देखो ना दीपा, सब जगह बहुत सर्दी पड़ रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी सर्दी की मार झेली है ना। और कहीं और इस बार तो कुछ ऐसा हुआ है, बोलते हैं ना कि भाई ये समुद्र के तट के किनारे सर्दियां इतनी होती नहीं, लेकिन मुंबई में भी हमने तो देखी इस बार हल्की सी ठंडक आई। यहाँ पे भी हलवे खाने के मजे रहे। आगे देखो, कल हमने हलवे बनाई दिए। आज हम बातें करेंगे ना जी, क्योंकि जो हमारी बातों का जो मुद्दा है, बातें हल्की फुल्की, ये सर्दी और मेरा बुरा हाल। बिल्कुल, जब घर में बात करते हैं ना सखियों, अपने सारे रिश्तेदारों से फोन पर सब यही कहते, एक ही बात है, भाई पूछो मत, सर्दी के कारण बुरा हाल हो रहा है। तो सोचा कि क्यों ना अपने सखाओं से, सखियों से जाने कि भाई क्या क्या चल रहा है आपके घर में, आपके एरिया में, या इन दिनों में वो जो ठंडे पानी में हाथ डालने में जो आलस आता है ना, जो सोचना पड़ता है, वो क्या सभी के घर में यही हाल चल रहा है? और सर्दियों में आपका क्या बुरा हाल है, आप क्या क्या उपाय कर रहे हैं, किस तरह से उसको सर्दी के मौसम को झेल रहे हैं, वो भी बताएं हमें लिख करके। कई ज्यादा जो एकदम उत्तरी क्षेत्र में तो हर जगह गीजर लगे रहते हैं ना, हर नल में गर्म पानी आता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं भी लगानी पड़ती है। अलाव लगा करके सब लोग बैठे हुए और अपने अपने फोटो भेज रहे हैं, अलग अलग हमारे रिश्तेदार। तो भाई हमारे सखियों और सखाओं को लिखने दो दीपा कि वो क्या करते हैं सर्दी के मौसम में, उनका कैसा हाल है। और इसके साथ साथ देखो, जो खेल है ना, वो बच्चों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो खेलने से बच्चों के जो शारीरिक गतिविधियां होती है वो कैसी रहती हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में आज हम घूमेंगे शिवनेरी और लोहगढ़ किला। ये हमारे भारतीय विरासत स्थल के, यानी मराठा सैन्य परिदृश्य के ये 2 और किले हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल। और हम बात करेंगे कि भाई हर बात पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि अक्सर होता यही है कि कोई भी मुद्दा छिड़ा नहीं कि उस पर अपनी प्रतिक्रिया पहले दे दी, तो जरूरी नहीं कि पहले दी जाए। तो चलिए आप भी बताइए कि आपने कब किसके लिए प्रतिक्रिया दी और किसने आपकी बातों पर दी। बिल्कुल। या ये कहें कि भाई किसी ने कुछ कहा और एकदम से नाराजगी हो गई, या आप एकदम चुप हो गए, या कुछ ऐसी बात हुई है कि जहां पे एकदम से खुशी जाहिर कर दी और शायद वो जगह ना हो कि उस जगह इस तरह से हंस देना चाहिए था। तो इस तरह के कुछ चीजें आपके साथ घटती हैं क्या, या आपको लगता है ऐसा कि हाँ मैं एकदम से रिएक्ट कर जाता हूँ या कर जाती हूँ? क्या ये हाल आप लोगों का भी है, या उसे रोकने के लिए या उसको नियंत्रण में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ किया है? इस तरह की कोई अनुभव हो तो हमें जरूर आप साझा कीजिएगा। तब तक देखते हैं ये झुमके का क्या हाल है। जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू री।
तो भाई पता चला ये किसकी झुमका है। झुमका बिल्कुल पता चल गया मुझे। और वही है ना कि भाई अब हम इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। जिसका झुमका है उसने बता दिया है, किसका कंगना है, किसकी पायलिया है, उसने अपना खुद ही बता दिया। तो हम इस पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि भाई आज तो तुमने देखो कान में झुमके नहीं डाले, हमेशा डालती हो। डालना चाहिए था ना, आज नहीं डाले, ताकि मंजरी कोई प्रतिक्रिया ना दे पाए। आज छोटा सा सिल्वर कलर का मतलब चांदी के रंग का स्टार निखर के आ गया तुम्हारे ऊपर। बदलाव जरूरी होता है ना, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं। बिल्कुल, और समाज में रहते हुए हमें अनेक प्रकार की बातें सुनना या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब होते हैं ना। और कई बार लोग हमारे शब्दों को, कामों को या विचारों पर टिप्पणी करते हैं। ऐसे में तुरंत जो प्रतिक्रिया की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो देना स्वाभाविक लगता है, लेकिन हर बात पर रिएक्ट करना यानी प्रतिक्रिया देना हमें आवश्यक है या नहीं, या लाभदायक कभी कभी नहीं भी होता नहीं होता है। और देखा जाए तो हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने से मन अशांत हो सकता है। और कई बार दीपा ऐसा होता है कि बेवजह बढ़ जाती है बात का, मतलब बात की बात बढ़ जाती है प्रतिक्रिया देने से। तो चुप रहना कमजोरी नहीं है। अगर कोई चुप रहता है तो सोचते हैं अरे ये तो क्या बोलेगा, ये तो हमेशा चुप ही रहता है, बल्कि आत्मसंयम और समझदारी का प्रतीक है। जब ऐसी जगह प्रतिक्रिया दी जा रही होती तो अगर आप शांत रहते हैं तो आप अपनी समझ से समझदारी हैं। और जब हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो अक्सर पछतावा होता है। इसके विपरीत जब हम शांत रहकर सोचते हैं तो बेहतर निर्णय ले पाते हैं। कई बार होता भी ऐसा है कि सब इकट्ठे होते हैं और हमने प्रतिक्रिया दे दी तो लगता है कि सामने वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो फिर एक ग्लानि, आत्मग्लानि होती है। तो आत्मग्लानि की स्थिति ना आए इसलिए आप प्रतिक्रिया देते समय थोड़ा सा सोच लें। बिल्कुल। और जैसे अभी तुमने कहा कि कभी कभी कोई चुप हो रह जाता है, वो उसको प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कमजोर है या उसमें ग्लानि आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो सामने वाला समझता है ना कि मैं सही हूं या मैं किस स्थिति में मैंने ये बात, कोई खास बात बोली है तो वो क्यों बोली है, अगर वो खुद समझता है तो वो कभी भी सामने वाले की प्रतिक्रिया पर पलटकर प्रतिक्रिया नहीं देगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। और ऐसे ही होता है कि जब कक्षा में किसी छात्र का मजाक बनाया जाता है या कोई मजाक करता है तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया दे देता है उसको, तो बात क्या होती है, वो झगड़े तक पहुंच जाती है। और यदि आप शांत रहते हैं तो शिक्षक को स्थिति समझते हैं, उसकी स्थिति समझ जाते हैं या उस बात को नजरअंदाज करते हैं तो समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि जब दो लोग लड़ रहे हैं तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उनके बारे में आप प्रतिक्रिया ना ही दे तो बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और सोशल मीडिया पर तो देखो ना, आजकल कई बार लोग कितनी नकारात्मक टिप्पणियां डालते हैं। हर टिप्पणी का जवाब देने से जरूरी नहीं है, क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ता है। कई सफल लोग ऐसी टिप्पणियों को अनदेखा करके अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं और यही उनकी सफलता का एक कारण भी बन जाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मौन भी एक उत्तर है। हर बात पर प्रतिक्रिया ना देकर हम अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति की रक्षा करते हैं। सही समय और सही शब्दों में दी गई प्रतिक्रिया अधिक प्रभावी होती है। और वही कहते हैं ना कि हर बात की प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये समझना आवश्यक है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। संयम, धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय हमें बेहतर इंसान बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इसी तरह से संदेश भी हमारे पास कुछ आए हैं। ये कहते हैं कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ना तो संभव है, न ही समझदारी। खामोशी अक्सर प्रतिक्रिया से बेहतर होती है, जो मानसिक शांति, ऊर्जा और समय बचाती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है, इसलिए चुनिंदा चीजों पर ही प्रतिक्रिया दे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। हर चीज के लिए आप रिएक्ट करते रहेंगे ना तो हमारी भी जो कीमत होती है घर में हो जाती है, वो कम हो जाती है। और सबको ये पता लगने लग जाता है इन्हें कुछ भी बोलो तो बस ये तो अभी चिढ़ जाएंगे तो एक लेबल सा लग जाता है। और एक हमारे साथी ने बहुत कम शब्दों में लिखा है, कम बोलो पर सही बोलो। और दूसरी हमारी साथी लिखती है कि किसी कार्य, बात या घटना को उत्तेजना के रूप में की गई क्रिया यानी प्रतिक्रिया, जैसे कि ताली बजाना, दुखद सूचक, उद्गार, संदेश, शाबाशी इत्यादि बातें जो किसी स्थिति पर दी गई समीक्षा या प्रभाव को संक्षिप्त में बताती हैं। फिर भी जरूरी बातों पर ही प्रतिक्रिया देना समझदारी की बात है। पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है या माँ बच्चों को डांट रही है, परिपक्वता इसी में है, जब तक वो हमें पूछते नहीं हम चुप रहें। बिना मांगी प्रतिक्रियाएं आपसी संबंध और आपसी छवि को बाधित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है कि बिना मांगे अगर आप कुछ बात कहते हैं तो उसकी कीमत बिल्कुल खत्म हो जाती है।
और इसी तरह एक और संदेश है कि हर बात पर प्रतिक्रिया जरूरी ना ही है देना और ना ही समझदारी है। कई बार मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले तय करें कि किस बात को महत्व देना है बिल्कुल। और किसे छोड़ना है। प्रतिक्रिया देने के बजाय यह समझना ज्यादा जरूरी है कि कब बोलना है और फिर कब चुप रहना नहीं है। बोलना है। और एक साथी लिखते हैं कि हर बात पर बोलना बुद्धि का प्रमाण नहीं, जहां शब्दों को व्यर्थ वहां मौन ही श्रेष्ठ सही है। और इसी के साथ एक साथी लिखते हैं कि हर किसी को की अपनी दुनिया होती है और उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, जरूरी है खुद को खुश रखना और दूसरों को भी खुश रखना। बिल्कुल सही तो कहा उन्होंने, ये बात भी बिल्कुल सही है कि खुद की खुशी और खुद की शांति सबसे पहले जरूरी है। जब वो बनी रहेगी तो हमें मालूम है कि हमें किसी भी कोई ऐसी बात आई है जो हमें खुश नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए किस तरह से रिएक्ट करें या किस तरह से प्रतिक्रिया दें। लेकिन अभी तो बिना कोई प्रतिक्रिया देते हुए सुन लेते हैं एक छोटा सा हम लेते हैं अंतराल। अंतराल के बाद हम फिर आ चुके और कार्यक्रम चल रहा है। सखी सहेली बात चल रही थी कि कब किस स्थिति में प्रतिक्रिया देनी चाहिए और हमारे कई साथियों ने खूब अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि भाई अपना शांति संयम धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, ताकि घर परिवार या समाज या आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर एक संयम शांति बनी रहे। और बात देखिए ना कुछ इसी तरह से होती है कि शांति बनी रहे या फिर यूं कहिए कि कभी शांति बनाए रखने के लिए हम निकल जाते हैं घूमने के लिए, घूमने निकलने जाते हैं। तो हम लोग भाई दीपा तुमने इशारा कर दिया ना कि चलते हैं हम लोग कहीं घूम के आते हैं। तो आज हम भारतीय विरासत स्थल में शिवनेरी का किला उसके बारे में बात करेंगे और लोहगढ़ किले के बारे में बात करेंगे। जी, तो पहले कहाँ घुमा रहे हो? पहले हम चल रहे हैं शिवनेरी किला जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित शिवनेरी किला मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। और ये शिवनेरी किला न केवल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है बल्कि हमारे लिए गौरव का भी प्रतीक है। बिल्कुल। और किले के केंद्र पे अगर आप मतलब यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं। इनमें से एक रास्ता है जिसका उपयोग बहुत कम होता है, उसको सकरा रास्ता मतलब पतला एकदम बिल्कुल छोटा सा रास्ता कहते हैं, जो जुन्नार जो इस किले के पास जो जगह है उससे पश्चिम की ओर निकलता है और पहाड़ी के ढलान से पूर्व की ओर जाता है और उस पर फिर वहां वो वापस से चढ़ाई चढ़ने लग जाती है। बिल्कुल। और इसे अपनी खाड़ी और सकरी ढलान के लिए भी जाना जाता है और जिसमें आक्रमणकारियों के लिए चढ़ाई को कठिन बनाने के लिए बनाया गया था उस समय, इस तरह से बनाया था। हाँ, और रक्षा के हिसाब से या फिर संकट के समय ये वाला मार्ग बहुत उपयोगी हुआ करता था दीपा। और इस मार्ग के ऊपरी हिस्से में खड़ी सीढ़ियां भी हैं जिन्हें सीधे पहाड़ी की विशाल चट्टान में तराशा गया है। और हालांकि ऐतिहासिक रूप से चढ़ाई उतराई में सहायता के लिए चट्टान पर लोहे की जंजीर लगाई जाती थी और इन जंजीरों को आवश्यकता अनुसार हटाया जा सकता था, जिससे ये रास्ता थोड़ा सुलभ हो जाता था, या इसके विपरीत बिल्कुल भी सुलभ नहीं रहता था। जब जंजीर हटा दी जाती थी तो फिर नहीं चढ़ सकते, फिर आप नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल। और पहाड़ी के दक्षिण की तरफ अगर आप देखें तो वहां पे मतलब जो अभी भी जो जाने वाला रास्ता है वो है। अगर आज आप इस किले की यात्रा करते हैं तो जुन्नार से निकलने वाली सड़क आपको सीधे एक पार्किंग स्थल पे ले जाती है, जहां से आप 7 रक्षा द्वारों से होते हुए किले की चोटी तक चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब बिल्कुल अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो आपको न केवल चढ़ाई आसान हो जाती है बल्कि इससे आपको किले की वास्तुकला का बहुत ज्यादा अनुभव होता है। आपको देखते हर एक चीज देखने को मिलती है कि किस तरह क्या दरवाजा है और क्यों ये
खास चीज बनाई गई और है। जब भी किला देखने जाते हैं तो वहाँ का जो जब पहले ही घुसते हैं तो किले का जो पहला द्वार होता है वो बहुत आकर्षित लगता है। तो यहाँ का जो पहला द्वार है वो महाद्वार, जिसमें आक्रमणकारियों के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता था। द्वार के दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं जो ऊंचे स्थानों से उचित दृश्य प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से रक्षक आगे बढ़ते शत्रुओं पर गोले बरसा सकते थे। और दूसरा दरवाजा है गणेश दरवाजा। पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान दूसरा द्वार अपने केंद्रीय मेहराब के दोनों ओर खंभों के चित्रण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी तरह दक्कन और कोंकण के क्षेत्रों में भी कई जिलों के द्वारों पर इस तरह के पौराणिक पशुओं की मूर्ति देखी जा सकती है। और जैसे यहाँ पे जो नक्काशी है वहाँ पे जानवरों का संयोजन देखा जा सकता है। जैसे शेर के शीश को आप देख सकते हैं, बैल जैसा एक शरीर आपको दिखेगा, बत्तख या बकरी जैसे पूंछ बाघ जैसे भी दिखती है। इस तरह की नक्काशियाँ वहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल। देखते देखते क्यों ना एक गीत सुन ले। जी। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। तो भाई दीपा देखो, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। जब दो सखियां मिल जाती है ना तो ऐसे ही गीत बहुत अच्छे लगने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये तो हमारी जो श्रोता भाई और सखियां हैं, हमारे इस परिवार की श्रोतागण, हाँ, तो उनके लिए भी ये गाना है ना, उनके लिए भी ये गाना है। लेकिन हम लोग देखो बात कर रहे थे कि किले के बारे में, चल रहे थे शिवनेरी किले, और हम पहुंच चुके थे
कौन सा दरवाजा? दूसरे दरवाजे तक। हाँ। तो इस किले का जो दूसरे दरवाजे के मुख्य द्वारों पर शर्भा का चित्रण भी है, उस समय हुआ करता था। ये राजा या राजवंश की शक्ति या उसके सामर्थ्य को दर्शाता था। फिर उसके बाद है पीर दरवाजा, जो पिछले 2 दरवाजों से और बड़ा है, और इसके आगे फिर रास्ता मुड़ मुड़ के आने लगता है, मतलब बहुत घुमावदार बनने लग जाता है। इसके आगे जब जाते हैं तो हाथी द्वार आता है। ये गौमुखी की तरह है बिल्कुल। गौमुख मतलब कि गाय का मुख जैसा, जो इस द्वार के गाय के सक्रिय और घुमावदार मुख के समान दिखता है बिल्कुल। मतलब आगे से छोटा, पीछे से बड़ा होता है, लेकिन पहले शुरुआत में दरवाजा बिल्कुल छोटा दिखता है। और ये बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि दुश्मन जब भी ये द्वार तक पहुंच जाए तो उन्हें बहुत मुश्किल हो, कि वो तेजी से दुश्मन अगर आ रहा है तो उनको अपना जो स्पीड है वो थोड़ी रोकनी पड़ती थी, और मतलब अंदर आने के लिए उन्हें दिक्कतें आती थी। बिल्कुल सही बात है जी। और इसके बाद देवी शिवाई दरवाजा आता है। इस द्वार से गुजरने के बाद ही तुरंत माँ शिवाई का मंदिर दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई हर रोज इस मंदिर में दर्शन के लिए आया करती थी। जी। और इस किले का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है। मूल रूप से सातवाहन वंश ने इसको बनवाया था, और इस किले का मुख्य उद्देश्य था जो पश्चिमी भारत है, कोंकण जो इलाका है, वहां के बंदरगाहों को दक्कन के इलाके से जोड़ना, ताकि व्यापार के लिए एक सुरक्षित और मार्ग बन सके, मजबूत और सुरक्षित मार्ग बन सके। और शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में हुआ था। और इसके साथ ही शिवनेरी किला मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। और किले के भीतर कुछ प्रमुख संरचनाएं भी हैं। उनमें पहला है अंबर खाना। अंबर खाना यानी अनाज का भंडार हुआ करता था। ये मेहराबों से सुसज्जित है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पर जो अनाज होता था वो कई वर्षों तक इतना भर दिया जाता था कि कई वर्षों तक कमी नहीं होती थी। इसके अलावा यहाँ पर कोली स्मारक है, जो कोली समुदाय को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था, और जिसने शिवनेरी और मराठा साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। और किले के परिसर के बीचों बीच में एक ईदगाह किला भी है, ईदगाह कहते हैं उसे, जिसे शायद प्रार्थना के लिए लोगों के लिए एक बड़ी सभा को आयोजन करने के लिए बनाया गया होगा। और ये कहते हैं ये वाली जो संरचना है ये बहमनी सल्तनत के दौरान ये बनाया गया था। बिल्कुल। और किले में जल प्रबंधन यानी जल की बहुत व्यवस्था होती थी दीपा। वो जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जल के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो शिवनेरी में कई जल भंडार हैं, जिनमें गंगा और यमुना तालाब शामिल है। ये दोनों तालाब 12 महीने जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। और बादामी झील भी है, जहाँ पर बहुत सारा पानी एकत्र किया जाता है। बिल्कुल। और शिवनेरी किला प्राचीन स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमारे देश का एक जीवंत इतिहास की यात्रा हमें देता है। काहे को मोरा बिछुआ बाज रे, आँखों में बेरी कजरा साज रे, बताओ हवाओं घटाओ बोलो ना, काहे को मोरा बिछुआ बाज रे, आँखों में बेरी कजरा साज
भाई कभी बिछुआ बाज रहा है, कहीं पे आंखों का कजरा कुछ कह रहा है, लेकिन जो हमारा समय है वो कह रहा है एक छोटा सा अंतराल तो यहाँ बनता है। तो भाई दीपा, अब हम लोग चल रहे हैं लोहगढ़ किला तुम्हें घुमाने और सभी साथियों को घुमाने। बिल्कुल। लोहागढ़ किला महाराष्ट्र का अजय लौह दुर्ग कहलाता है। लोहागढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला के बीच स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य पहाड़ी किला है और इसे लौह दुर्ग कहा जाता है। ये लोनावाला हिल स्टेशन के पास स्थित है और भाई पर्यटकों को तो बहुत ही ये अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये लोनावाला से लगभग 11 किलोमीटर दूर है, पुणे से लगभग 52 किलोमीटर दूर है। और ये किला इंद्रायणी नदी और पावन नदी उन दोनों बेसिन को अलग अलग करती है और ठीक इसके सामने बीसापुर किला स्थित है जिसको माना जाता है कि इसका जुड़वा किला जो बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है। लोहागढ़ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यहाँ कई राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। इस किले का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। इसके बाद चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव वंश ने यहाँ शासन किया था। बिल्कुल। और 1638 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद में कई वर्षों के बाद नाना फडणवीस ने इस किले का उपयोग अपने निवास के रूप में किया था और यहाँ कहीं टैंकों और सीढ़ीदार बावड़ियों का निर्माण भी करवाया था। हाँ दीपा, 1648 में यहाँ पर इस किले पर कब्जा हुआ था और लोहागढ़ अपनी वास्तुकला और मजबूत दरवाजों और दीवारों के लिए जाना जाता है और किले तक पहुंचने के लिए 4 घुमावदार और मजबूत दरवाजों से गुजरना पड़ता है और आज भी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर गणेश दरवाजा है, नारायण दरवाजा है, हनुमान दरवाजा है, महादरवाजा है। ये किले का मुख्य और अंतिम द्वार है जिस पर भव्य नक्काशी की गई है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ का एक सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक एक हिस्सा है वो कहते हैं विंचू काटा, मतलब बिच्छू काटा जैसा, जो किले की पश्चिमी छोर पर स्थित एक लंबी और सकरी सी पहाड़ी है जिसका आकार अगर ऊपर से देखा जाए ना तो बिल्कुल बिच्छू के डंक जैसा दिखता है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है और दोनों तरफ गहरी खाई है इसके और यहाँ से अगर आप आसपास का नजारा देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। इतना सुंदर लगता होगा ना। और यहाँ पर जल टैंक और बावड़ी, किले के ऊपर पीने के पानी का एक बड़ा तालाब और एक अनोखी 16 कोणीय सीढ़ीदार बावड़ी है जो पेशवा काल की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। लोहागढ़ अपने आसान और सुरक्षित ट्रैक के लिए भी जाना जाता है जो ट्रैकर्स को आकर्षित करता है। बिल्कुल। जमीनी आधार मतलब लोहागढ़ वाड़ी से अगर आप ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो लगभग 45 मिनट में पहुंच सकते हैं और पूरा रास्ता पत्थरों से बनी चौड़ी सीढ़ियों वाला है तो जिससे आराम से चढ़ाई हो सकती है। और मानसून के दौरान इसकी सुंदरता तो वाकई में देखते ही बनती है। बारिश में किला बादलों से घिर जाता है, दीवारें काली और काई की वजह से हरी हो जाती है और झरने से कल कल नदी जैसे पानी बहने लगती है। और लोहागढ़ का किला केवल पत्थर की दीवार का ढांचा नहीं बल्कि ये मराठा शौर्य और सह्याद्री की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। और जब भी हम ऐसे किलों को देखने जाएं तो उसकी बनावट को देखें, संरचना को देखें, इतिहास को याद करें। बिल्कुल। और सुनते चले गीत।
पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। बांध के पायल होठ दबाए बदन को चुराए नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा। तेरे धीरे धीरे मेरे गले पर ये बाहों के खंजर चाहे कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा। रोज रात को वहीं बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी। काली पलक तेरी गोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। तो भाई देखो दीपा, बच्चों में जब शारीरिक गतिविधि और खेल के महत्व के बारे में जब हम सोचते हैं तो उनका खेलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खेलने से क्या होता है शरीर के सभी भाग एक्टिव हो जाते हैं और बच्चों में रक्त संचार भी बढ़ता है, उनकी हाइट के लिए भी अच्छा रहता है, उनमें फिटनेस भी बढ़ती है और बच्चों को एक मजबूती भी मिलती है। उनके जब रक्त संचार होता है तो मस्तिष्क जो होता है, दिमाग जो है वो बहुत तेजी से चलता है। बिल्कुल। तो खेलने से उन्हें बहुत अच्छा लगता है, फिर पढ़ने में मन भी लगता है। तो देखो हम इसी विषय पर हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शारीरिक गतिविधियां और उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होता है खेलना, और कम से कम 1-2 घंटे बाहर खुले मैदान में पार्क में दौड़ना खेलना चाहिए। पर आजकल इतना समय ही नहीं मिल पाता है। स्कूल के भारी बैग और फिर उसके बाद ट्यूशन होमवर्क के बाद बच्चे बहुत थक जाते हैं, फिर फोन और टीवी भी देखना। स्कूल में ही एक पीरियड गेम्स का जरूर होना चाहिए। लेकिन भाई देखिए स्कूल में गेम्स का पीरियड तो होता ही है, लेकिन बच्चे जब घर आते हैं ना तो घर में उनको खेलने का बहुत मन करता है। बिल्कुल। तो ये टीवी और फोन से थोड़ा सा उन्हें दूर रखने के लिए थोड़ा हमें माता पिता को उनके साथ लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें उठा के बोल दिया तो वो करेंगे। हाँ। आप भी उनको लेकर के बाहर जाइए। अगर बच्चे छोटे हैं उनके साथ खेलना भी पड़ता है, अगर या उन्हें इस तरह की जगह पे या ऐसी कोई एक्टिविटी में उनको लगाना पड़ेगा जहाँ पे कि और कई सारे बच्चे हैं। कोई इस तरह का क्लासेस होती है, मार्शल आर्ट्स बच्चे बहुत पसंद करते हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी इस तरह की एक्टिविटी गतिविधि बहुत जरूरी है। अब हम ये कह दें कि तुम टीवी मत देखो खेलो, तो ऐसे तो बच्चे खेलने वाले। और अगर आप भी खेलना पसंद करती हैं, जैसे आपने कभी बैडमिंटन खेला हो या क्रिकेट खेला हो या खो खो खेला तो देखो सभी ने दीपा, हम ये नहीं कह सकते। तो अगर इस उम्र में भी जो भी आपकी उम्र है आपके अंदर फिटनेस है तो या कम हो गई है फिटनेस, तो भी आप बच्चों के साथ अगर खेलना बैडमिंटन शुरू कर देंगी तो देखिए उनका भी मन लगेगा और आपको भी लगेगा कि चलो घर के कामों से कुछ देर छुट्टी 1 घंटे हम बच्चों के साथ खेलेंगे। बिल्कुल, है ना, क्योंकि खाली शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है ही, साथ में मानसिक और भावनात्मक विकास भी देता है। क्योंकि बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य का पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इसका इफेक्ट आता है। और नियमित शारीरिक गतिविधि जब चलती रहती, बच्चे कुछ एक्टिव रहते हैं, उनमें तनाव भी आप देखिएगा कम रहता है, चिंता भी कम करते हैं वो बच्चे, डिप्रेशन भी कम रहता है। और उन जब खेलते हैं वो तो ये जो आपस में शेयरिंग वाला जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं ना कि बेटा ये शेयर करो, ये इसको खिलाओ, ये इसको दो, तो जब बच्चे खेलते हैं तो उनको वो अपने आप आ जाता है ये सहयोग करना। और साथ में देखो हारने जीतने का जो एक मजा होता है, तो बच्चे ये भी सीखते हैं कि भाई कभी हम हार भी सकते हैं, कभी जीत भी सकते हैं। तो ये खेल ही जो है आगे भविष्य में जब हमें बड़े बड़े हम कहीं पे काम करते हैं तो हार जीत का हमें वहां पर अनुभव आज के समय से सिखाता है। और बच्चों के अंदर जो है सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास भी बढ़ता है जब बच्चे टीम के साथ खेलते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल या बैडमिंटन आदि खेलते हैं। और
अनुशासन और नियम का पालन करना भी वो वहीं से सीखते हैं और उनके अंदर रचनात्मकता और समस्या को समाधान करने का भी तरीका आता है। जब खेल में कहीं फंस जाते हैं तो सोचते हैं अब क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरह से चालाकी से खेलना है, बिल्कुल कैसे सामने वाले को हराना है, तो ये सब चीजें भी सीख जाते हैं। यानी कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि वो खेले। अच्छा, अब जैसे पहले बात हो ही रही थी कि और हमारे एक श्रोता ने लिख भी भेजा है कि कम से कम 1 घंटा बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए ताकि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बना रहे, अच्छा रहे। दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, ये कुछ भी किसी भी तरह का खेल वो खेल सकता है। बिल्कुल। और बच्चे को अगर खेलना अच्छा नहीं लगता है तो बहुत जरूरी होता है कि उनको कहीं ना कहीं उन्हें अटकाया जाए, बिल्कुल किसी और चीज में उन्हें लगाया जाए, कोई हॉबी क्लास में डाला जाए कि उन्हें अगर नृत्य करना पसंद है तो वो उस तरीके से जाएं। किसी को संगीत वाद्य बजाना बहुत पसंद होता है, किसी को बहुत एक्टिव ऐसा रहना पसंद नहीं, बच्चे को मतलब ऐसा भाग दौड़ करना पसंद नहीं होता। किसी को एक जगह बैठ के कोई आप संगीत के लिए अगर बिठा देते ना तो बैठ के वो खूब आराम से सुनते हैं या उसका प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, बच्चों के लिए एक टाइम टेबल जैसा बना दे हाँ। कि जिससे कि बच्चे जो है मोबाइल और स्क्रीन टाइम से ज्यादा दूर हैं, टीवी पे ज्यादा ना देखें, समय समय पर सब चीजों का उपयोग करते वो उसके लिए जरूरी कि हम भी कम देखेंगे कि हम अगर देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो फिर बच्चे हम मोबाइल चलाएंगे तो बच्चा कहेगा मम्मी तुमने 1 घंटे चलाया, मैं भी चलाऊंगा। बिल्कुल। तो कई घरों में हमने ये चीज भी देखी है। तो इस तरह से आप बच्चों के साथ बच्चा बन के भी रहें, दोस्त बन के रहें, उनके साथ खेलें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं और जिससे बच्चों जब खेल खेलते हैं तो उनका तनाव भी कम होता है। और बच्चों को आप खिलाना है तो उनकी रुचि के अनुसार कुछ खेल को ऐसा मजेदार बनाएं कि बच्चों को बड़ा मजा आए खेलने में। बिल्कुल, हाँ, ऐसा करना तो बहुत जरूरी है। अब खेलना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी जरूरी है। एक छोटे बच्चे के लिए हर दिन थोड़ी दौड़, थोड़ी कूद और थोड़ी मस्ती स्वास्थ्य और खुशी की चाबी है। और देखते हैं यहाँ पे कौन सी चाबी।
एक सखी कहती है कि जब हमारी नन्ही परी आती है तो हम उसके साथ खूब खेलते हैं, पेड़ पौधे को छूना, उससे तुड़वाना, मेथी लगवाना, ये सब करवाते हैं, थोड़ा तुड़वाते भी हैं, डांस भी करते हैं, जोर जोर से ताली बजा के हंसते गुनगुनाते हैं, ठीक इसी इन्हीं बच्चों की तरह। चोरी मेरे पीछे पीछे चले आए, पकड़ी गई मैं, तुमने ये जाना, तुमने ये माना होगा, मैंने नहीं माना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। कुछ ऐसे ही छुपा छुपी ये जो सर्दी का मौसम है हमारे साथ कर रहा है खेल ना। रहा है, उसका असर हम लोग पर भी दिख रहा है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि मंजरी जी, दीपा जी, मेरा ही नहीं सबका सर्दी में बुरा हाल है। अच्छी खासी शीत लहरें, मर गए भैया सर्दी में, बुरा हाल हो गया हमारा मौसम की बेदर्दी में। पसरा कोहरे का आलम है, ऊँग रहा पूरा पालम है, धूप कहीं पर दुबक हवा बनी की बल्लम। क्या बात है, चीज लिख के भेजी क्या है। बात है। और एक संदेश कहता है कि सचमुच मेरा बुरा हाल किया है। कहाँ से है तो ये भी हमें साथ में बताइएगा। और देखो, एक साथी लिखते हैं कि इस मुझे ऐसी ठंड का एहसास नहीं हुआ जिसमें ठिठुरने वाली बात हुई हो। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि धूप निकलती रही पूरे मौसम में। 3-4 दिन ऐसे निकले होंगे जिनमें सूर्य देवता नजर ना आए हों। बाकी दिनों में तो मौसम साफ रहा, शीत लहर भी चल रही है, लेकिन धूप में उसका असर कुछ कम रहता है। और एक जी। लिख रहे हैं कि एक संदेश है कि कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इन दिनों सर्दी बहुत कम जो हो जाया करती थी, पर इस बार तो सर्दी पिछले दिनों बहुत कम थी, पर अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ठंडा अब कम हो जाए शायद, लेकिन और ठंड बढ़ गई है। तो कल रात तो इन्होंने एक रजाई 3 कंबल ओढ़ रखे थे, फिर क्या भी बात रात को ठंड लग रही थी। रात अचानक रेडियो ऑन ही रह गया था, ऐसा भी हो गया। ऐसा हो तो गया। ठंड में रेडियो का क्या हाल हुआ भाई, वो भी हमें लिख के बताइएगा। और ठंड की वजह से रजाई से हाथ बाहर ही नहीं निकाल पा रहे थे, कहीं जाकर के उन्होंने सुबह रेडियो बंद करा। मतलब ये हाल बुरे हैं कि रेडियो भूल का ही साथ, हाँ, रेडियो भी बंद नहीं कर पा ऐसा रहे। किस्सा तो मेरे साथ भी हुआ कि जब सर कई बार रेडियो सुनते सुनते सो गए, मालूम पड़ा कि सुबह रेडियो, तक चल रहा है। सिग्नल अजीब से आ रहे हैं। और मेरे एक साथी और लिखते हैं कि सर्दी का मौसम वैसे तो सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, पर खान पान धूप का सेवन बहुत हेल्दी होता है, पर बहुत से गर्म कपड़े, स्वेटर, मोजे, टोपा पहन कर रहना पड़ता है। ना पहने तो ठंड लग जाए तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। नलों में बहुत ठंडा पानी आता है, हाथ मुंह धोने से भी डर लगता है, हर समय कपकपी लगती है। वाकई में पानी इतना ये ठंडा बात होता तो है कि बिल्कुल सही कहा, बर्तन जब कही धोना आपने, पड़ता है तो बिल्कुल। मुसीबत आती है। जी। एक संदेश कहता है कि मेरे शहर में तो बारिश हो रही थी, बहुत ठंड बढ़ गई है। पहले भी बारिश हुई थी, और 26 जनवरी से 2 दिन पहले हमें तो घर के सारे सुख सुविधा हम रख लेते हैं, मतलब सब कुछ लाके। जनवरी पर जितने भी भागीदारी आए थे वह तो बरसात से ही प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब ये कुछ काम करते होंगे शायद। तो उन्होंने जो भी है जनवरी में इन्होंने सर्दी का सब जो ये हाल है बहुत बुरे रही हैं उनके बिल्कुल। यहाँ और पे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये सर्दी और मेरा बुरा हाल बिल्कुल सही बात है। पिछले दिनों हम बड़ौदा, मुंबई, पुणे और लोनावाला में थे। इन शहरों में हमें सर्दी का एहसास ही नहीं हुआ। होटल में एसी चलाकर बैठना पड़ता था, परंतु अब वापस अपने शहर अजमेर आकर सर्दी से बुरा हाल है। सुबह सवेरे कोहरा छाया रहता है, मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और सुबह जब मुझे धर्मपत्नी उठाती है ड्यूटी पर जाने के लिए, तो मैं हर बार कहता हूँ रजाई के अंदर से बस 5 मिनट और सोने दो। और अब तो मैं
अपनी धर्मपत्नी को कहता हूँ कुछ दिन और रुक जाते हैं मुंबई में, यानी कि भाई ठीक है सर्दी में उठा कोई रजाई से निकाल दे बाहर तो बस बहुत ही बुरा लगता है। बुरा तो लगता है लेकिन काम पर भी जाना होता है। और घड़ी इस वक्त इन दिनों में पता ही नहीं चलता है कब सुबह के 7-8 तो बिल्कुल नॉर्मल ऐसा लगता है कि, और फिर भागते हैं। देखो सबका यही हाल है कि देखते हैं अरे 7:30 बज गई 8 बज गए और हम भागते हैं कि अरे काम बहुत सारा बाकी रह गया। लेकिन इस काम की आपाधापी के बीच में गीत तो एक सुना ही जा सकता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. ये जादू ये मौसम का जादू है मितवा, न अब दिल पे काबू है मितवा, मेरा जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। ये मौसम का जादू है मितवा। पहली बाबू के संग में गोरी गोरी ऐसे लागे जैसे चंदा की चकोरी। फूलों कलियों की बहारें चंचल ये हवाओं की पुकारें। फूलों कलियों की बहारें चंचल ये हवाओं की पुकारें। हमको ये इशारों में कहें हम थम के यह घड़ियां गुजारें। पहले कभी तो ना हमसे बतियाते थे ऐसे फूलवा। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। देखो जी मौसम हाँ, का जादू जो है वो मितवा कह रहा है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि भैया जुकाम बहुत हो गया है, सर्दी बहुत हो, गला खराब हो गया है। हमारी एक साथी लिख रहे हैं कि एक सप्ताह पहले हमारे प्रांत में ठंड से हाल बेहाल था, पर अभी 2-3 दिन से एकदम बसंती मौसम है, धूप भी तेज नहीं है, हल्की ठंड है। बिल्कुल। और एक हमारे साथी लिखते हैं हमारे नागपुर में वैसे तो ठंड ज्यादा नहीं रहती है लेकिन इस साल ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही। और ये एक बात तो है। हाँ बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं सर्दियों में बाहर के देशों में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ के घरों ऑफिस स्कूल मॉल बसों ट्रेनों में अंदर से एयर कंडीशनड होते हैं, बाहर जब निकलते हैं तो फुल फ्लेज्ड होकर ही निकलना पड़ता है, अच्छी तरह से तैयार होकर निकलना पड़ता है। और जोधपुर राजस्थान से हमारी एक श्रोता का आया है ये मैसेज कि तेज शीतलहर चल रही है और तेज सर्दी है। 23 दिसंबर से सर्दी शुरू हुई थी लेकिन हाल भी बहुत बुरे हैं सर्दी की वजह से, हम लोगों की सबकी हालत एकदम पतली रखी है। और एक साथी लिखते हैं दिसंबर माह में हमने कहीं यात्रा की तैयारी कर रखी थी मगर उस समय इतनी अधिक ठंड थी कि हमें यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। भाई कोई बात नहीं, उदास ना हुई, आप ये गीत सुन लीजिए। मौसम मस्ताना
हमारे एक श्रोता का मैसेज है कि सर्दी और मेरा बुरा हाल, सब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सुबह उठने में सुबह आलस जो आता है, उसके बाद जो काम करने में आलस आता है, उससे ज़्यादा बुरा हाल और क्या हो सकता है। समय की बर्बादी भी बहुत हो रही है, देर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है लोगों का ठंड में बुरा हाल हो रहा होगा, लेकिन मेरा फ़ोन भी इन चीज़ों से उसका भी बुरा हाल हो गया। आजकल दिल लगता है मचल मचल जाए, जब भी आई जवानी बड़ा तड़पाए। नहीं भरोसा इसका कब हो जाए किसका, नहीं भरोसा इसका कब हो जाए किसका। अभी तलक तो अपना है, कब हो जाए बेगाना। एक श्रोता लिखते हैं कि बीकानेर शहर में तो शीतलहर चल रही है और मेरे हाथों की उंगलियां तो फट भी गई हैं। 8 बजे से पहले तो बिस्तर से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई मौसम का तो अनजाना है ही, और ये रास्ते भले अनजाने हों लेकिन हमें चलना तो इसी पे आगे पड़ेगा। और इस ठंड में हम सब आपके साथ हैं, अब और क्या कहा जा सकता है ना। ठंड में जब कोहरा पड़ता है तो जब मुंह से भाप निकलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो बात भी है। भाई इस मौसम चाय पीने की बहुत अपने सुख है और मजे हैं। चाय पियेंगे ना, अभी प्रोग्राम खत्म हो चुका है, चलते हैं। हमारी बहुत सारी सखियों ने तो शायद हाथ में चाय का कप ले लिया होगा और साथ में वो उनको भी लग रहा होगा कि भाई समय हो चुका है विदा लेने का। तो आज दीजिए इजाजत आप सभी को दीपा माहेश्वरी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।